शेख हसीना जब इलेक्शन रिजल्ट शी वन, तब इसी तरह से कहा गया था वी डोंट एक्सेप्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसके बाद जो हुआ बांग्लादेश में सबने देखा। तो क्या ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में हो सकती है, कराने की कोशिश हो रही है, जिसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े माइंडसेट और समथिंग लाइक दैट? नहीं, कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन भारत में ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें ये बहुत मजबूत है। और जो आपने कहा, राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन शायद उनके संविधान में पन्ने नहीं है, केवल कवर है, क्योंकि वो कभी संविधान के अनुरूप बात नहीं करते। अभी देखिए, जो बात आपने कही, अभी चुनाव तो कश्मीर का और हरियाणा का साथ में हुआ जी। अब कश्मीर में भले उनकी 6 ही सीटें आई, वो तो हारी है कश्मीर में, लेकिन वो कहते हैं कश्मीर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ है, कश्मीर ने तो बहुत अच्छा मैंडेट दे दिया। और वहीं हरियाणा में कहते हैं कि भाई चुनाव का रिजल्ट सही नहीं है, वो तो चुनाव हम मानते ही नहीं, ये रिजल्ट ही नहीं है, ये तो चुनाव रिग हो गया, ये चुनाव गलत हो गया, ये चुनाव में धांधली हो गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ही दिन चुनाव होता है, एक ही दिन रिजल्ट आता है, और आप ये दोगली बात कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो एक सोची समझी राजनीति के तहत, और एक सोची समझी, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश की संस्थाओं को खोखला करने का काम कुछ ताकतें कर रही है। इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी है। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी भी उनके टूल के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा उनके बर्ताव से ध्यान में आता है। एज अ टूल फॉर फॉरेन पावर्स, आई वोंट से फॉर द फॉरेन पावर्स, बट एनार्किस्ट जो लोग हैं उनका तो टूल के रूप में वो काम कर रहे हैं। क्या अब डिफेंसिव में आ गए इसके कारण? आर यू ऑन डिफेंसिव बिकॉज ऑफ इट? नहीं, क्या बीजेपी डिफेंसिव में है? जो सवाल है फडणवीस जी, कि आप फ्रंट फुट की बैटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी बहुत करते हैं, मगर क्या आप 4 जून के नतीजे के बाद हैव यू बिकम एज अ पार्टी एंड एज अ लीडरशिप अ लिटिल बिट ऑन बैक फुट? क्योंकि पीपल आर अनश्योर, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि वही अग्रेशन नहीं, जिसलिए मैंने कहा रिजल्ट के बाद जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अग्रेसिव थी। 4-5 महीने में क्या थोड़ी एक कंफ्यूजन हो गई कि इज आवर अप्रोच रॉन्ग, इज आवर लीडरशिप रॉन्ग, इज आवर स्ट्रेटेजी रॉन्ग? ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, हमने तय किया था कितनी लंबी छलांग मारनी है, लेकिन ध्यान में आया कि उतनी लंबी छलांग नहीं मार पाए। छलांग तो हमारी फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली थी, लेकिन उतनी लंबी नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़े पीछे गए। अभी लंबा दौड़ के आ रहे हैं। जो आपने स्कीम शुरू की है महाराष्ट्र में सब वुमेन के लिए बिटवीन एज ऑफ 21 एंड 65, तो अचानक क्यों किया आपने फडणवीस जी? क्या ये भी आपकी लंबी छलांग का एक हिस्सा है? और अगर वो लंबी छलांग आप पहले लेते, ये लंबी छलांग आपने पहले क्यों नहीं ली? आपने पहले 4,500 रुपये क्यों नहीं दिए? आपने 3 महीने का जो पेमेंट है एक बार किया है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं आजकल कि सब जगह हर कंस्टिट्यूएंसी में सबको आइडेंटिफाई करके बैंक में गया है कि नहीं। ये क्यों किया गया, जो श्रवण ने हमें अभी पहले पूछा था आपकी अलायंस के एक नेता? ऐसा है कि नई सरकार में आने के बाद हम लोगों ने विमेन सेंट्रिक नीतियों की शुरुआत की, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहा है कि विकसित भारत तैयार करना है, तो हमको जो हमारे 50% आबादी का हिस्सा है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु मानकर पॉलिसीज़ तैयार करनी पड़ेगी। तो जो पहला बजट नई सरकार के आने के बाद, उस समय वित्त मंत्री मैं था, जो पहला बजट मैंने रखा था, उस बजट में हम लोगों ने कुछ योजनाएं उस समय दी थी, जिसमें हमने एक योजना दी थी कि घर में अगर बच्ची पैदा होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, इसलिए उस बच्चे को 18 साल होने तक 1 लाख रुपया मिलेगा। उसी समय हम लोगों ने एक योजना दी थी कि जिसके तहत हमने महिलाओं को, जो हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% का कंसेशन दिया। ऐसी कई योजना उस समय हमने दी थी, और उस समय भी हमारे दिमाग में यह था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी बातचीत हुई थी, और जब शिवराज सिंह चौहान जी ने ये जो वहाँ पर योजना लाई, हाँ, और लाडली बहना योजना, और उसकी सफलता हमने देखी है, तो उसके बाद हमने शिवराज जी से बातचीत की। हम लोग उसको लोकसभा से पहले नहीं ला पाए, क्योंकि उस समय तक हमारी तैयारी चल रही थी,
लोकसभा के बाद हमने उसको लाया, और ऐसा नहीं हम अब हर महीने में वो पैसा दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि नवंबर महीने में आचार संहिता रहेगी, इसलिए हमने अक्टूबर और नवंबर का पैसा एक साथ दिया है, बाकी हर महीने हम पैसे दे रहे हैं। और ये योजना एक जो हमारा बिग प्लान है कि जिसमें हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकारिता देना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो हमारी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को जो उच्च शिक्षा है उसमें 100% फी रिइम्बर्समेंट दिया हुआ है। यानी प्राइवेट कॉलेजेस में भी वो इंजीनियरिंग मेडिकल अगर करती है तो भी उनको हम 100% फी रिइम्बर्समेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विमेन सेंट्रिक नीतियों में हमने ये नीति को अपनाया है। ये चुनाव में क्या ये अजीत पवार जी के पार्टी को कोलिशन में लाना गलती थी? क्या इसके कारण जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कम हो गई? अजीत पवार कभी कभी नवाब मलिक जैसे लोगों को अपने पार्टी के मीटिंग में बुलाते हैं। मैं बहुत क्लियर, बुरा ना माने, ये सब सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ। हाँ जी, तो नहीं, क्योंकि देखिए यू आर आइडियोलॉजिकली वेरी क्लियर पॉलिटिशियन देवेंद्र जी, very clear, and you are a total nationalist. You don't compromise on such things. So has real politics जो कहते हैं ना, राजनीति की जो रियलिटीज़ हैं, क्या इन्होंने ओवर पावर कर दिया बीजेपी के आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को? आपकी जो कोर वोटर है, जो कोर हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व वोटर है, क्या इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी? क्या इस पर रिव्यू करना ज़रूरी है चुनाव के पहले किसी तरह से? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, ये कैसा चल रहा है ये अलायंस, तीन पहिए वाला अलायंस, हाउ इज इट वर्किंग? अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो बात कही, देखिए जिस समय ये निर्णय हमने लिया था उस समय इसका विचार हमने किया था। ये बात सही है कि आइडियोलॉजिकली करीब करीब डायगोनली अपोजिट इस प्रकार से एनसीपी और हम लोग रहे हैं। और ऐसे समय जब हमने अजीत पवार जी को साथ में लिया तो ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे कोर वोटर को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे कोर वोटर ने उसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर दी, लेकिन हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार की परिस्थिति में अजीत पवार जी को हम साथ ले रहे हैं, क्योंकि एक महाराष्ट्र का इक्वेशन बदला है। हमारे साथ जिस प्रकार की राजनीति हुई है, उस राजनीति के बाद तीन पार्टियां जो साथ में आई है वो महाराष्ट्र का अर्थमेटिक जो है उसको एक प्रकार से उनके फेवर में करना चाहते हैं। ऐसे समय हम अगर अपने फेवर में अर्थमेटिक करना चाहते हैं तो हमको एक दोस्त जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप एक जिसको मूल्याधिष्ठित पॉलिटिक्स तभी कर सकते हैं जब आप जिंदा रहेंगे। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मूल्यों का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए 1+1 2 तो होता नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो निर्णय, जिस समय ये अवसर आया कि अजीत पवार जी बाहर आए, तो उस समय हमने उनको साथ में लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में चूंकि उनकी ही जो वोटर बेस है